एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द बेसिक कंसेप्ट क्लासेस के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग अभी पिछले 5-6 दिनों से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन में अभी तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है श्वसन के दूसरा टॉपिक है श्वसन के बारे में बात हो रहा है। तो श्वसन में जो है हम लोग लास्ट जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि श्वसन की क्रिया विधि के बारे में। कि श्वसन की क्रिया विधि जो है वह 4 चरणों में पूरी होती है। ठीक है, जैसे पहला चरण शुरू होता है वातावरण की वायु को फेफड़े में प्रवेश कराना, जिसको हम लोग अंतःश्वसन बोलते हैं। फिर इसका जैसे अंतःश्वसन हो जाता है तो उस फेफड़े की वायु को क्या किया जाता है, ब्लड जो है वह उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैसों का परिवहन। लेकिन उससे पहले भी एक क्रिया होता है जिसको बोलते हैं गैस विनिमय। क्या बोलते हैं, गैस विनिमय। मतलब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ा में आता है और उसको फेफड़ा बाहर निकाल देता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में आता है और फेफड़ा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाला जाता है। तो फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, या निःश्वसन बोलते हैं, निःश्वसन। ठीक है, उसी तरह फेफड़े के अंदर जो है फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा के माध्यम से जो है क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, गैस का विनिमय होता है, जिसमें फेफड़ा ऑक्सीजन को हृदय तक ले जाने के लिए ब्लड में छोड़ता है और ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसमें आता है, फेफड़ा में आता है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, गैस विनिमय। ठीक है, तो पहला क्रिया क्या होगा, गैस ऑक्सीजन फेफड़ा में प्रवेश करेगा, जिसको क्या बोलेंगे, अंतःश्वसन। फिर इसके बाद क्या होगा, गैस विनिमय होगा, जिसको क्या बोलेंगे, गैस विनिमय को ही बोलेंगे गैस विनिमय। और तीसरा जो है क्या होगा कि गैस जो है ऑक्सीजन, वह ब्लड के माध्यम से पूरे सेल तक, पूरे कोशिका तक पहुंचाया जाएगा। तो इस क्रिया को बोलते क्या, गैसों का परिवहन। और जैसे ही ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचाएगा हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहाँ लाएगा, वापस फिर फेफड़ा तक लाएगा। तो ये दोनों जो है ले जाना और ले आना, मतलब ये परिवहन में आ गया। ठीक है, और फिर ऑस्मोसिस द्वारा, ऑस्मोसिस मतलब विसरण क्रिया द्वारा जो है क्या किया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, गैस विनिमय। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहाँ निकाल देगा, फेफड़ा जो है बाहर निकाल देगा नाक के थ्रू। तो उसको बोलेंगे क्या, निःश्वसन। ठीक है, तो बाह्य श्वसन हो गया या निःश्वसन बोलेंगे। तो पहला क्या हो गया, तो पहला आपका हो गया अंतःश्वसन, दूसरा क्या हो गया, बाह्य श्वसन, तीसरा क्या हो गया, गैस विनिमय, और चौथा क्या हो गया, गैसों का परिवहन। आज हम लोग बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या होता है, तो श्वसन क्रिया में सहयोग करने वाले अंग, श्वसन क्रिया में जो अंग सहयोग करता है, जैसे नासागुहा, जिसको हम लोग नाक का छिद्र बोलते हैं, नासागुहा, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, कंठ और ब्रोंकस, और इसके बाद फेफड़ा और डायफ्राम। ये जो 7 अंग है, नासागुहा, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, नासागुहा, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, उसका कंठ, ब्रोंकस, फेफड़ा, डायफ्राम, ये 7 अंगों के समूह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र बोलेंगे। तो ये 7 अंग क्या करता है, श्वसन क्रिया में मदद करता है। तो श्वसन क्रिया में सहयोग करने वाले अंग जैसे नासागुहा, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, कंठ, ब्रोंकस, फेफड़ा और डायफ्राम, इस अंगों के समूह को बोलेंगे क्या, श्वसन तंत्र। अब इसको बारी बारी से देख लेते हैं। नासागुहा क्या है, तो नाक का दोनों छिद्र क्या करता है,
वातावरण के वायु को भीतर प्रवेश कराता है। तो नाक का दोनों छिद्र जो है आगे जाकर जो है एक चौड़े क्षेत्र में खुलता है, एक चौड़े क्षेत्र में खुलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासा गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासा गुहा। नेसोफेरिंक्स क्या है, तो नासा गुहा के आगे जो है एक घुमावदार रास्ता है जो आगे जाकर घूमता है, ठीक है, आगे जाकर जो नीचे गले में जाता है। तो नासा गुहा के आगे घुमावदार रास्ते को ही हम लोग बोलते हैं क्या, नेसोफेरिंक्स बोलते हैं। तो नासा गुहा क्या है, नाक का दोनों छिद्र एक चौड़े क्षेत्र में खुलता है, उस क्षेत्र को नासा गुहा बोलते हैं, ठीक है। और दोनों छिद्र को नसल क्या बोलेंगे, छिद्र, नाक का छिद्र। तो दोनों छिद्र आगे जाकर चौड़े क्षेत्र में खुलता है, उसको नासा गुहा। और नासा गुहा जो है आगे जाकर घुमावदार रास्ता बनाता है। कैसा, घुमावदार, मतलब एल शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। उस घुमावदार रास्ते को हम लोग बोलते हैं क्या, नेसोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स जो है उसके आगे का क्षेत्र जो है कंठ से पहले, किससे, नासा गुहा से आगे, सॉरी नेसोफेरिंक्स से आगे और कंठ से पहले के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। जैसे इसको हम लोग देखेंगे पिक्चर में, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए आप लोग का नाक है, ठीक है, और ये नाक का छिद्र है। तो नाक का छिद्र जो है ये जाके थोड़ा सा तो ये आपका हो गया नासा गुहा। क्या हो गया, नासा गुहा, ठीक है। और यहाँ पे जो घुमावदार रास्ता है इसको बोलते हैं क्या, नेसोफेरिंक्स। और यहां से लेकर यहां तक का स्ट्रक्चर, यहां से लेकर यहां तक का स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। ठीक है। और ये जो है क्या कहलाएगा, कंठ कहलाएगा। क्या, कंठ। कंठ बोलते हैं या ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ या ट्रैकिया। और ये जो है ये उल्टे वाई आकार का जो बनेगा उसको बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, ठीक है। और यहाँ पे एक फेफड़ा बनेगा और यहाँ पे एक फेफड़ा बनेगा, ठीक है। और इसके नीचे क्या होगा, डायफ्राम होगा। क्या होगा, डायफ्राम। तो नासा गुहा के आगे के घुमावदार रास्ते को नेसोफेरिंक्स बोलते हैं। नेसोफेरिंक्स के बाद वायु मार्ग सीधा हो जाता है। नेसोफेरिंक्स के बाद वायु मार्ग क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। और ये वायु मार्ग जो सीधा होता है, इसी सीधे वायु मार्ग को बोलते हैं क्या, लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन होता है, मतलब यहाँ पे हवा का और खाना का पाइप लैरिंग्स ही होता है, ठीक है। और कंठ से जो है दो पाइप का संरचना होता है, एक वायु मार्ग और एक ग्रास नली, ठीक है। तो कंठ से पहले का एरिया क्या कहलाएगा, लैरिंग्स कहलाएगा। लैरिंग्स के आगे जो है एक उठी हुई संरचना है। क्या है, उठी हुई संरचना है जिसको कंठ बोलते हैं। कंठ में ही स्वर रज्जु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्वर रज्जु, ठीक है। तो कंठ जो है लैरिंग्स के आगे जो संरचना होता है, जो कुछ उठा हुआ संरचना होता है, ठीक है, उसको कंठ बोलते हैं। कंठ में ही स्वर रज्जु पाए जाते हैं। और इसी स्वर रज्जु के कंपन से, इसी स्वर रज्जु के कंपन से बोली आवाज निकलती है, ठीक है। तो ये कंठ हो गया। कंठ को हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। कंठ में ही उसके नीचे जो है एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो
वायु मार्ग को जब हम खाना खाते हैं तो ढकने का काम करता है, ठीक है। तो कंठ पे ही ग्लॉटिस नाम का संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लॉटिस, ठीक है। और ग्लॉटिस को ढकता है कौन? एपिग्लॉटिस। कौन ढकता है? एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का ही काम है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो वायु मार्ग को ढक देता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो खाने वाले ग्रास नली को ढक देता है, ठीक है। तो कंठ के बाद इस ब्रोंकस के पीछे ही क्या होता है? लंबा सा निकलता है ग्रास नली। क्या निकलता है? ग्रास नली। और ये खुलता है कहाँ जाकर? ये खुलता है आपको अमाशय में जाकर। कहा? अमाशय में। तो ये जस्ट इसके पीछे, ब्रोंकस के पीछे होता है, कंठ से शुरू होता है, ठीक है। अब आता है कि ब्रोंकस क्या है। तो कंठ के आगे, ठीक है, वायु मार्ग उल्टे वायु के आकार में बट जाता है। कंठ के आगे वायु मार्ग उल्टे वाई के आकार में बढ़ जाता है। इस उल्टे वाई के आकार की संरचना को ही ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। ब्रोंकस के उपास्थि उत्तक का जो है हड्डी का रिंग बनता है। क्या बनता है? उपास्थि उत्तक की हड्डी का रिंग बनाता है, जो फेफड़ा को चिपकने नहीं देता है। फेफड़ा को चिपकने नहीं देता है। अगर ये रिंग ना रहे तो जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। लेकिन ये रिंग जो है इसको वायु मार्ग को चिपकने नहीं देता है, ठीक है। आगे इस ब्रोंकस जो है वो दो भाग में बंटता है। तो वह एक भाग एक फेफड़ा में खुलेगा और दूसरा भाग दूसरे फेफड़ा में। यही ब्रोंकस आगे जाकर जो है बहुत सारा संरचना में टूट जाता है, बहुत सारा संरचना बनाता है, ठीक है। अंदर में बहुत सारा संरचना अंदर में बनाएगा, ठीक है। इस संरचना को हम लोग बोलेंगे क्या? ब्रोंकियोल। क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल। ब्रोंकस फेफड़ा में जब प्रवेश करता है तो यह बहुत सारी शाखाओं में बट जाता है, बहुत सारी शाखाओं में बट जाता है, जिसे ब्रोंकियोल बोलते हैं। और इसी ब्रोंकियोल में एक गुब्बारे जैसी संरचना बनाता है, एक गुब्बारे जैसी संरचना बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपिका या वायु कोश। तो पूछता है कि कूपिका वायु कोश किसमें पाया जाता है? तो यह फेफड़ा में पाया जाता है। किसमें? फेफड़ा में। यह कूपिका वायु कोश एकदम पतला होता है और इसी पे ब्लड का कैपिलरी, मतलब ब्लड का सबसे छोटा नली जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केशिका, धमनी, सीरा और केशिका। तो सबसे पतला जो ब्लड का नली है कोई क्या है? केशिका है। तो इसी पर जो है धमनी केशिका और सीरा केशिका पाया जाता है, ठीक है। तो सवाल क्या है कि ब्रोंकस आगे जाकर जब फेफड़े में प्रवेश करती है तो यह बहुत ही अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे ब्रोंकियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल। और प्रत्येक ब्रोंकियोल जो है एक गुब्बारे जैसी संरचना में खुलता है, जिसे कूपिका या वायु कोश या एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वोलाई, ठीक है। एल्वोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वोलाई, ठीक है। तो वायु कोश और कूपिका पे ही क्या पाया जाता है? ब्लड का केशिका पाया जाता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करता है। किससे? कूपिका से। किससे करता है? कूपिका से, ठीक है। अब आता है क्या कि फेफड़ा क्या है। तो फेफड़ा कहने का मतलब है कि फेफड़ा जो है श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? फेफड़ा श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, जो मांसल रचना है। कैसा है? मांसल रचना है, ठीक है। इसका काम क्या है कि इसके अंदर जो कूपिका पाया जाता है, यही कूपिका जो है क्या करता है? ऑक्सीजन जो ग्रहण करता है फेफड़ा सांस लेने में, उसको ब्लड के थ्रू, ब्लड में मतलब ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन कराता है, ठीक है। तो फेफड़ा जो है हमारे शरीर में कितने फेफड़े पाए जाते हैं? 2 फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। आगे कि फेफड़ा में ही जब ब्रोंकस प्रवेश करता है तो ये किसमें बढ़ जाता है? ब्रोंकियोल में। और ये ब्रोंकियोल किसमें खुलता है? कूपिका में खुलता है। तो सारा चीज किसमें आ जाएगा? फेफड़ा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक फेफड़ा में बहुत सारी क्या पाई जाती है? कूपिका पाई जाती है। अब है कि डायफ्राम क्या है। तो फेफड़ा के नीचे एक पतली
ठीक है, कैसी लचीली मांसल संरचना होती है। फेफड़ा के नीचे एक पतली और लचीली मांसल संरचना होती है जो किसको, वक्ष गुहा को, किसको, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। किससे, वक्ष गुहा को, वक्ष मतलब पेट को सीना से अलग करता है। सीना में संरचना अलग अलग है और पेट में अलग अलग है, तो ये एक तरह का क्या है, पर्दा का काम करता है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से बांटने का काम करता है, एक दीवार का काम करता है। ठीक है, ये जो आपका डायफ्राम है ये ऊपर नीचे होते रहता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह नीचे जाता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह ऊपर आता है। ठीक है, तो यह एक लचीला संरचना है। ठीक है, तो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाला जो मांसल संरचना होता है उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। चलिए अब हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पहला सवाल देखिए, श्वसन के अंतिम उत्पाद, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन क्रिया जो होता है, ठीक है, तो कोशिका में उत्पाद बनता है। ठीक है, किसको, ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करके, क्या करके, ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करके, तो वो अंतिम उत्पाद क्या क्या बनता है, तो अंतिम उत्पाद जो है बनता है तुम्हारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। इसका एक क्या है, सूत्र होता है कि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, या जब ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करेगा तो क्या बनाएगा, तो एक बनाएगा तुम्हारा CO2 और दूसरा बनाएगा H2O और प्लस में क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। ठीक है, तो ये जो है श्वसन क्रिया में इसका रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बताया था कि वायवीय श्वसन में 38 एटीपी बनता है, अवायवीय में 8 एटीपी बनता है। तो सबसे ज्यादा किस में बनेगा, वायवीय श्वसन में। किसमें, वायवीय श्वसन। तो 2 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, तलचट्टा में कितने जोड़े रंध्र पाए जाते हैं। तो तलचट्टा में जो होता है, रंध्र मतलब छिद्र। ठीक है, और छिद्र जो है उसके बॉडी पे, तिलचट्टा के बॉडी पे जो है छिद्र जो पाया जाएगा कितना, 10 जोड़ा पाया जाता है। कितना जोड़ा, 10 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन किससे होता है। ठीक है, तो पौधे में श्वसन जो होता है वह लगभग तीनों चीजों से होता है। ठीक है, जड़ में भी होता है, पत्ती में भी होता है और तना में भी होता है। ठीक है, तो पौधे में श्वसन किससे, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि पौधे के जड़ में भी रंध्र पाया जाता है, तना में भी रंध्र पाया जाता है और पत्ती में पाया जाता है, लेकिन पत्ती में सबसे अधिक मात्रा में रंध्र पाया जाता है। ठीक है, तो पौधे में श्वसन जो है जड़ के माध्यम से, तना के माध्यम से और पत्ती, तीनों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। 5वां सवाल, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसमें देखिए, एक है डायरिया। तो डायरिया क्या होता है, पेट जो खराब हो जाता है उसको डायरिया बोलते हैं। ठीक है, निमोनिया, निमोनिया जो है एक तरह से हमारे इसको, फेफड़ा को या श्वसन जो पाइप है, श्वसन तंत्र का नली जो है उसको अफेक्ट करता है, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो निमोनिया ही तुम्हारा क्या कहलाएगा, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। ठीक है, मलेरिया तो ब्लड में लीवर पे अटैक करता है, तो ये ब्लड को डैमेज करता है। मधुमेह जो है यह हमारे ब्लड में चीनी का मात्रा बढ़ जाता है, तो ये भी ब्लड से संबंधित है। तो आपका निमोनिया जो है यह किससे संबंधित है, श्वसन तंत्र का संबंधित है। ठीक है, अगला, समान अनुशंखलन रक्त दाब होता है। तो हम बताए थे कि हृदय जो होता है उसका बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80। तो
तो सबसे ऊंचा जो उच्च ताप वाला जो होता है, उच्च चाप, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुसिंथलन, क्या सॉरी उसको बोलते हैं हम लोग संकुंचन, ठीक है, क्या बोलते हैं, संकुंचन, ठीक है। और सबसे नीचे वाले को भी बोलते हैं क्या, अनुसिंथलन, क्या बोलते हैं, अनुसिंथलन। तो अनुसिंथलन कितना हो जाएगा, 80 mm Hg हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 mm Hg, तो 6 का हो जाएगा C। तो समान अनुसिंथलन रक्त दाब कितना होता है, 80। आप पूछेगा समान संकुंचन रक्तदाब कितना होगा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 120, और रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 होता है, ठीक है। अगला सवाल, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है, विस्तारित मतलब एटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो एटीपी का फुल फॉर्म बताया था क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन, तो देखिए एडेनिन है तो ये नहीं होगा, एडेनिन है ये भी नहीं होगा, ठीक है, एडिनोसिन होगा, एडिनोसिन, एडिन थाइमिन ये भी नहीं होगा, डाइसल्फेट, एडेनिन थाइमिन फॉस्फेट ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग एडिनोसिन कर सकते हैं, क्या, एडिनोसिन, तो ये तुम्हारा सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। एडिनोसिन पढ़ते हैं, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किससे रंध्र का छिद्र रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, घिरे नहीं, घिरे रहते हैं, घिरे रहते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, तो इसके बारे में बताए थे कि रंध्र का छिद्र जो है द्वार कोशिका के द्वारा घिरा रहता है। द्वार कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, क्या बोलते हैं, गार्ड कोशिका, क्या बोलते हैं, गार्ड सेल या गार्ड कोशिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो रंध्र जो होता है वह द्वार कोशिका द्वारा घिरा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रंध्र है, तो ये रंध्र जो है इस तरह की संरचना से घिरा रहेगा, तो ये जो संरचना आपका है ये और ये, ठीक है, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, रंध्र द्वार कोशिका कहलाएगा। और ये बीच में संरचना जो गोल है यही तुम्हारा क्या है, रंध्र है। तो रंध्र किससे घिरा होगा, गार्ड कोशिका या द्वार कोशिका, ठीक है। अगला सवाल, ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो ग्लूकोज का अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण किससे होगा, वायवीय श्वसन से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होगा, तो सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O। तो इसमें क्या होगा, इनमें से सभी, मतलब इसी सवाल को घुमा के पूछ दिया, इसी सवाल को घुमा के पूछ दिया कि ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होगा, तो ये CO2, ऊर्जा और H2O तीनों होगा, ठीक है, इनमें से सभी। अगला सवाल, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, रक्त में आयरन की कमी, ठीक है, आयरन की वो लिखा जाता है, ठीक है, जो हमारे खून में हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है, किसको, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है, जिससे हमारा खून जो है लाल दिखता है। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, एनीमिया, कौन सा हो जाएगा, एनीमिया। तो एनीमिया जो है, चाहे आप बोलिए लाल रक्त कण की कमी से या आयरन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से, ये तीनों की कमी से जो है कौन सा हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है। अगर आयरन की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो लाल रक्त कण नहीं बनेगा, ठीक है। तो आयरन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से या लाल रक्त कण की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, जिसको हिंदी में रक्त ताल्पता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रक्त ताल्पता, रक्त ताल्पता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रक्त ताल्पता, ठीक है। आगे है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन जो है तो वो तो गैस है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में आप लोग सुने होंगे,
ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में आप लोग सुने होंगे, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकैनिन, एथिलीन, ठीक है, ये एब्सिसिक एसिड, ये 5 वो एसिड पाया जाता है पेड़ पौधा। क्या पाया जाता है, हार्मोन, सॉरी एसिड नहीं, हार्मोन। ये 5 हार्मोन जो है किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है। कौन कौन, ऑक्सीजन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड जिसको एब्सिसिक अम्ल बोलेंगे, और इथेलिन। तो ऑक्सीजन जो है एक तरह क्या है, हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है, या एक ब्रीदी हार्मोन है। क्या है, ब्रीदी हार्मोन है, जो पौधा में सबसे पहले बनता है, जो प्लांट को ग्रोथ कराने का काम करता है, इसलिए हम लोग इसको प्राइमरी ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, प्राथमिक वृद्धि वृद्धि कराने वाला हार्मोन बोलते हैं, प्राथमिक वृद्धि हार्मोन, ठीक है। कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। अगला, मनुष्य में वृक्क संबंधित अंग है। वृक्क को हम लोग आम भाषा में बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं, गुर्दा, ठीक है। वृक्क मतलब गुर्दा, जिसको बोलेंगे क्या, किडनी। क्या बोलेंगे, किडनी। तो ये किससे संबंधित है, तो किडनी का काम क्या है कि यह उत्सर्जी, ब्लड में जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको छानने का काम करता है, ठीक है। तो गुर्दा किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। किससे, उत्सर्जन से संबंधित है। किससे, उत्सर्जन, उत्सर्जन से संबंधित है। कौन, वृक्क। वृक्क क्या है, तो हमारा जो गुर्दा होता है उसके रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क किसकी, गुर्दे की, ठीक है। क्या है, रचनात्मक, सॉरी नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो होता है, एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वृक्क जो है किससे संबंधित है, उत्सर्जन क्रिया से, उत्सर्जन तंत्र से, ठीक, किससे, उत्सर्जन तंत्र से या उत्सर्जन से, ठीक है। अगला 13 नंबर, मनुष्य में उत्सर्गी अंग है। मनुष्य में इसमें उत्सर्गी अंग क्या, रक्त नहीं, रक्त तो हमारा उपयोगी है। स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, वृक्क, वृक्क भी उत्सर्गी अंग नहीं है। वृक्क जो है अग्नाशय है, अग्नाशय भी उत्सर्गी अंग नहीं है, ठीक है। स्वेद, स्वेद 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 स्वेद, ठीक है। वृक्क उत्सर्गी अंग, उत्सर्गी अंग, हाँ ये वृक्क हो जाएगा उत्सर्गी अंग, ठीक है। वृक्क की उत्सर्जन क्रिया कराता है, अरे ब्लड को छानने का काम करता है, जिससे यूरिन बनता है, मूत्र बनता है, तो उत्सर्जन क्रिया कराता है। तो ये उत्सर्जन क्रिया कराता है तो क्या कहलाएगा, उत्सर्जी अंग, ठीक है। तो उत्सर्जी अंग जो होता है जिससे उत्सर्जन होता है, वैसा अंग जिससे उत्सर्जन की क्रिया होती है उसे उत्सर्जी अंग बोलते हैं, ठीक है। तो वृक्क जो है उत्सर्जी अंग हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिएगा, निम्न निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया एक बीमारी है, या कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है, रोग है, ठीक है, जो किससे होता है, ठीक है, कौन से परजीवी से होता है। तो मलेरिया जो है उसके परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या, प्लाज्मोडियम एक परजीवी का नाम है, उसी प्लाज्मोडियम से मलेरिया नामक रोग होता है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम जो होता है यह खासकर मादा मच्छर, ठीक है, मादा एनोमोफिलीज मॉस्किटो, मादा एनोमोफिलीज मच्छर जो होता है, इस मादा एनोमोफिलीज मच्छर में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम नाम का जो है परजीवी है, पाया जाता है, ठीक है। और यही जब मादा एनोमोफिलीज मच्छर जब काटता है किसी इंसान को, ठीक है, तो ब्लड में प्रवेश करने का लिए प्लाज्मोडियम क्या बनाता है, यही प्लाज्मोडियम जो है मोनोजोइट बनाता है। क्या बनाता है, मोनोजोइट, ठीक है, मोनोजोइट बनाता है। तो मलेरिया परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम है। कौन है, प्लाज्मोडियम। 15 नंबर, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। बोल रहा है कि वैसा स्थल जहां पे कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाता है, वसा का भी पाचन हो जाता है और प्रोटीन का भी पाचन हो जाता है, तो वह स्थल कौन है बताइए।
छोटी आंत पाचन, पाचन का स्थल है। तो पाचन जो है अंतिम रूप से छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में पाचन क्रिया संपन्न होता है। तो अंतिम रूप से जो है ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। पूर्ण मतलब जहाँ पे अंतिम, लास्ट, ठीक है। पूर्ण शब्द आ गया तो कहाँ? लास्ट, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया कहाँ शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया मुख से शुरू होता है। कहाँ से? मुख से। लेकिन वही पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होता है, तो पूर्ण होता है कहाँ? छोटी आंत में पूर्ण होता है। कहाँ? छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में किस तरह से पाचन होता है? अम्लीय माध्यम के क्षारीय माध्यम? तो क्षारीय माध्यम होता है। कौन सा माध्यम में? क्षारीय माध्यम। कौन से जूस में? तो बाइल जूस में। किसमें? बाइल जूस। ये बाइल जूस कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है लीवर से। कहाँ से? लीवर से। लीवर बाइल जूस कहाँ स्टोर करता है? तो यह स्टोर करता है कहाँ? गल ब्लैडर में, पित्ताशय में, ठीक है। तो अम्लीय माध्यम में पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। और क्षारीय माध्यम में पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भोजन कैसा हो जाता है? कड़वा से खट्टा? कड़वा हो जाता है। कैसा? कड़वा, ठीक है। तो छोटी आंत में अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। और छोटी आंत में क्या पाया जाता है? दीर्घ, जिससे जो पाचन हुआ वाला जो आवश्यक पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसको अवशोषित कर लिया जाता है। किसमें? ब्लड में। ब्लड में इसको अवशोषित कर लिया जाता है। 16 नंबर सवाल, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे हम लोग में परिसंचरण तंत्र क्या होता है? बंद संरचना में होता है। क्या होता है? बंद संरचना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं नलिका। क्या बोलते हैं? नलिका या वाहिका। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें परिसंचरण जो होता है ब्लड का, वो ओपन होता है। खुला मतलब ओपन, सीधे अंदर जाएगा और पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। तो उस किस में होता है? कॉकरोच में। किस में होता है? कॉकरोच में। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र जो है अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग खुद क्वेश्चन को करिएगा। ये आपका होमवर्क रहा कि कौन सा पौधा है जिसको आप लोग को कमेंट करना है, जिसमें रंध्र ही नहीं पाया जाता है। और रंध्र नहीं पाया जा रहा तो क्या उसको है ना श्वसन क्रिया करने में या कह सकते हैं श्वसन क्रिया नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्या नहीं पाया जाएगा? रंध्र नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित। बताइएगा होमवर्क में, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।